हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर 2024-25 की प्रिपरेशन के लिए। ये एनुअल एग्ज़ाम 2025 इंग्लिश का पेपर है। इसके हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनुअल एग्ज़ाम क्लास 11th इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। Why do you think Professor Gaitonde decide never to preside over the meeting again? तो प्रोफेसर गाइटोंडे था, उन्होंने क्यों डिसाइड करा कि अब से वो दोबारा कभी मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे, यानी मीटिंग में वो एज ए अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करेंगे। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है? प्रिसाइड का मतलब होता है अथॉरिटी, जो मतलब सीनियर पर्सन, चेयर पर्सन। अब वो कभी भी मीटिंग में अपने आप को एज ए चेयर पर्सन जो है डिसाइड करके कभी भी मीटिंग नहीं करेंगे। इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है प्रोफेसर गाइटोंडे जो है, उन्होंने क्यों डिसाइड करा कि वो कभी भी मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है प्रोफेसर गाइटोंडे डिसाइड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन। वो दोबारा मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे ड्यू टू अनप्रोडक्टिव मीटिंग। उनको लगा कि ये मीटिंग अनप्रोडक्टिव मीटिंग है, इस मीटिंग को करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंटरप्टेड रिसर्च, और जो रिसर्च थी वो इंटरप्टेड थी, बिल्कुल बेकार रिसर्च थी। एंड पर्सनल डिस्कनेक्ट, और कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग के लिए सीरियस नहीं था, और सभी में क्या थी? एक पर्सनल डिस्कनेक्ट थी, यानी लैक ऑफ कनेक्शन था सभी के बीच में। उनकी जो वैल्यूज थी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए प्रोफेसर गाइटोंडे ने डिसाइड करा कि वो कभी भी आगे मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन बी देख लेते हैं। क्वेश्चन बी क्या है? क्वेश्चन बी है आपका बेटा, क्वेश्चन बी आपका क्या है? क्वेश्चन बी है आपका, क्वेश्चन बी में द ऑथर, क्वेश्चन बी में आपको पूछा गया, क्वेश्चन बी में आपसे पूछा है द ऑथर ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड going to city school, mention the three reason to contact the chapter the portrait of lady। जो हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसके हिसाब से जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब थी जब उसे पता लगा कि उसका जो पोता है वो सिटी स्कूल में पढ़ने जा रहा है। आप तीन रीजनों से बताओ तो वो कैसे डिस्टर्ब थी और उनकी डिस्टर्बेंस कैसे शो करती है। तो फर्स्ट था शी कुड नॉट हेल्प हिम विद द लेसन इन इंग्लिश एंड साइंस, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उसको इंग्लिश और साइंस के लेसन नहीं आते थे, तो अब वो अपने ग्रैंड सन की हेल्प नहीं कर सकती थी उसकी पढ़ाई में। सेकंड रीज़न था कि जो सेकंड रीज़न था वो था देर इज़ नो टीचिंग ऑफ गॉड इन द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में भगवानों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इवन जो गीता वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता था, रामायण गीता के बारे में। तो जो दादी थी वो डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जाके उसको कोई भगवानों के बारे में कोई टीचिंग नहीं दी जाएगी, कोई गुड डीड के बारे में टीचिंग नहीं दी जाएगी। थर्ड, सी वॉज अनहैप्पी, वो ग्रैंड मदर अनहैप्पी थी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन बीइंग द गिवन एट स्कूल, कि उनको ये लगता था जो ये डांस वगैरह और सिंगिंग वगैरह है ये निम्न जाति के लोग और निम्न लोग करते हैं, और अब उनके जो ये इंग्लिश स्कूल था वहाँ पर उनको म्यूज़िक क्लासेस दी जाएंगी, डांस क्लासेस दी जाएंगी, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन तीन कारणों से जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी? डिस्टर्ब थी, जब उन्हें पता लगा कि उनका जो पोता है अब वो सिटी स्कूल में पढ़ने जाएगा। ये क्लास 11th के इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी देख लो, क्वेश्चन सी है बेटा आपका, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लुम्बरनम ट्री एंड बर्ड गोल्ड फिश। तो आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, दोनों के बीच में, ट्री के बीच में और गोल्ड फिश के बीच में। क्वेश्चन सी है आपका, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द, ठीक है, लेबनम ट्री एंड द बर्ड गोल्ड फिश। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका? इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर रहेगा वो आपका है
जो सी है लेबरनम ट्री का आंसर होगा द रिलेशनशिप इन बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिश। लेबरनम ट्री एंड गोल्डफिश के बीच में जो रिलेशन था, गोल्डफिश बर्ड इज लाइक द रिलेशन ऑफ द बॉडी एंड द सोल। तो कैसा रिलेशन था? जैसा बॉडी और सोल के बीच में रिलेशन होता है, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन था लेबरनम ट्री और गोल्डफिश बर्ड के बीच में लेबरनम ट्री टॉप वाज साइलेंट। लेबरनम ट्री का टॉप, जो लेबरनम ट्री थी, ऊपर से वो बिल्कुल खाली हो जाती थी एंड एम्प्टी होती थी अंटिल द गोल्डफिश केम। जब तक गोल्डफिश बर्ड उसके ऊपर नहीं बैठती थी, चहचहाती नहीं थी, जब तक जो लेबरनम ट्री था वो बिल्कुल साइलेंट रहता था, खाली रहता था। तो यूँ कह सकते हैं कि जो लेबरनम ट्री था वो भी जब भी अलाइव होता था, जब भी अच्छा रहता था, जब उसके ऊपर गोल्डफिश बर्ड आकर बैठती थी और चहचहाती थी। तो लेबरनम ट्री और जो गोल्डफिश बर्ड थी, उन दोनों का रिलेशन कैसा था? रिलेशन ऑफ अ बॉडी एंड द रिलेशन ऑफ अ सोल। तो उनका जो रिलेशन था आत्मा का और बॉडी का रिलेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, इज द रेंज जस्टिफाइड इज कॉलिंग द रेंज जस्टिफाइड is the range justified in calling itself the poem of the earth? Give reason for your answer. जो पोयम का नाम है, क्या वो नाम सही है? जस्टिफाई नेम है, रीजन के हिसाब से होता। द पोयम रेंडर बाय द पोएट, जो पोएट ने पोयम रेंडर करी है, लिखी है। द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, जो उसमें जॉय है, हैप्पीनेस है। सिमिलरली व्हेन द रेन फॉल डाउन ओवर द अर्थ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें अर्थ पर गिरती हैं और धरती से क्या आती हैं? कुछ अलग से म्यूजिक की आवाज़ें आने लगती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आती हैं जैसे पोएट ने पोएम में लिखा है। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ए, वाई वॉज मिस डार्लिंग सरप्राइज टू सी द नरेटर एट हर बिलोंगिंग? मिस डार्लिंग सरप्राइज क्यों थी जब उसने नरेटर को देखा अपने डोर स्टेप पे, अपने घर के दरवाजे पे देखा? तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गई मिस डार्लिंग? इसका आंसर है कि मिस डार्लिंग जो सरप्राइज हो गई थी, तो उसका रीज़न क्या था? मिस डार्लिंग वॉज सरप्राइज बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, वो डर गई, मिस डार्लिंग डर गई, दैट द नरेटर हैड कम बैक, जब उन्होंने देखा नरेटर वापस आ गया है, तो उन्हें लगा कम बैक एंड टू क्लेम हर, और अब वो क्लेम करेगा बिलोंगिंग्स के लिए। जो भी उनकी माँ की बिलोंगिंग थी, जो नरेटर है वो वापस आ गई है, और आने के बाद अब वो क्या करेगी? क्योंकि जो नरेटर की मदर थी, उसने क्या करा था? युद्ध से पहले अपनी बहुत सारा सामान मिस डॉर्लिंग को दे दिया था, ताकि वो उस सामान को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। और मिस डॉर्लिंग ने सोचा था कि अब तो वार के बाद ये बचेंगे नहीं, मर जाएंगे और ये सारा सामान मेरा होगा। पर जब नरेटर उसके डोर पे आ गई तो उसे लगा कि अब ये अपना सामान मुझसे मांगेगी, तो इसलिए वो सरप्राइज हो गई। और सी थॉट दैट दे वॉन्ट सर्वाइव, मिस डॉर्लिंग ने सोचा था वो कभी सर्वाइव नहीं करेंगे द वार एंड शी वुड बी एबल टू होल्ड ऑन द टू द बिलोंगिंग, और वो उनका सारा सामान रख लेगी। पर ऐसा जैसे ही उन्होंने देखा नरेटर यहाँ आई है, तो डार्लिंग को इससे क्या हो गया? वो काफ़ी चिंता में आ गई और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी थी। क्वेश्चन 14 में 2 क्वेश्चन है, आपको एक ही क्वेश्चन करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन 15 के लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, इन द पोएम फादर एंड सन द पोएट हैज ट्रांसफॉर्म प्योरली अ पर्सनल मैटर टू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस प्रिवलेंट अ मॉडर्न टाइम, डू यू एग्री, गिव रीजन। तो जो पोएम है फादर टू सन, उसमें जो फादर है, या कह सकते हो पोएट जो है, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो पूरी तरह से बदलना चाहता है, और जो उसके पर्सनल मैटर है वो उनमें चेंज करना चाहता है। और जो, क्योंकि जो चीज़ें मॉडर्न टाइम में चल रही है, वो चाहता है कि बिल्कुल हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएं। फादर और सन के बीच के रीजन से उनका आंसर दो। तो जो दो पोएम है, पोएम जो बिगिन ऑन एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट से स्टार्ट होती है। बेसिकली इसमें जो रिलेशन है वो फादर सन का क्या है? द फादर रिकाउंट हिज ओन एक्सपीरियंस, जो फादर हैं वो अपने बेटे को अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। ही टॉक्स अबाउट नॉन फंक्शनल फादर सन रिलेशनशिप,
जो फादर है वो चाहते हैं कि उनका बेटा और वो जो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, उनका जो नॉन फंक्शनल रिलेशनशिप है अब वो फंक्शनल हो जाए, वो एक दूसरे से बातें करने लगे। ही नाइदर अंडरस्टैंड हिज सन नोर एनीथिंग अबाउट हिम। जो फादर है वो आज तक अपने बच्चे को नहीं समझ पाए कि उनका बेटा उनसे क्या चाहता है, और वो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। तो अब जो फादर है उन्हें अपनी, जो भी कह सकते हो आप, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या वो चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशन हो जाए इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द सेम हाउस। क्योंकि फादर और सन दोनों सेम घर में रहते हैं, पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। फादर को अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी है। दे आइदर टॉक लाइक अ स्ट्रेंजर एंड साइलेंस अराउंड। या तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, या बात करते हैं तो एक स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं। द फादर इज अनेबल टू शेयर व्हाट द सन प्रिफर टू डू। फादर जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका बेटा उनके साथ क्या चाहता है, वो उनसे क्या डिमांड करना चाहता है, या उनके साथ क्या करना चाहता है। द डिस्टेंस हैज रीचेज टू सॉरोफुल लिमिट। अब जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच में जो बात नहीं होती है, अब वो बातें बहुत ज़्यादा दुखद हो गई है। इवन देन द फादर इज विलिंग टू शेप अ न्यू लव। जो फादर है वो अपने बेटे के साथ दोबारा से अपने रिलेशन को अच्छे से क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, बिल्ड अप फ्रेश रिलेशनशिप। वो अपने बेटे के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ही ग्रीफ टेक्स फॉर ऑफ एंगर और फेल टू रीच एनी कंप्रोमाइज। ठीक है, मगर वो इन कंप्रोमाइजों को करने में भी फेल हो रहे हैं। दिस माल एडजस्टमेंट और ग्रोइंग अ ब्रेकअप रिलेशनशिप इज टिपिकली अ मॉडर्न, ठीक है, मेटलिस्टिक एज। और आज के जो मॉडर्न मेटलिस्टिक एज है उसमें ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं और माँ बाप जो हैं उन दोनों के बीच में एक गैप आ चुका है। वो गैप कई कारणों से आ चुका है। एक तो जो बच्चे हैं उनकी एक मॉडर्न थॉट्स हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो आज भी ट्रेडिशनल चीज़ों पे चल रहे हैं। और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन आया उसके कारण भी जो आज की डेट में माँ बाप और बच्चों के बीच में उतने हेल्दी रिलेशन नहीं रहे हैं जो प्रीवियस टाइम पे रहते हैं। तो ये पोएम फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। इसमें फादर और सन का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, जबकि फादर को इस बात का एहसास है और वो चाहते भी है कि उनके और उसके बेटे के रिलेशन अच्छे हो जाएं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई भी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का भी। व्हाट डिफरेंस एंड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन व्हेन फेस विद डेंजर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो हमने डिफरेंस देखा है अडल्टों के बीच में, बड़े और बच्चों के बीच में क्या डिफरेंस हमारे को इस पूरी स्टोरी में दिखा, इस चैप्टर में दिखा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो इसका आंसर है there is a lot of difference between the way in which the adult and children reacted when faced with danger। जब बच्चे और बड़े दोनों के सामने खतरा पैदा हो जाता है, जब उनका जो शिप है समुद्र में फंस जाता है, तो द अडल्ट फेल्ट स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस। अडल्ट जो है उनके उस परिस्थिति में उनमें स्ट्रेस दिखाई देने लगता है, बट प्रिपेयर देमसेल्फ टू फेस द डेंजर। मगर उन्होंने अपनी तैयारी करी होती है कि खतरा आएगा तो कैसे फेस करेंगे। दे लुक सफिशियंट प्रिकॉशन। उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस ली होती है टू प्रिवेंट द शिप व्हेन द रफ वेदर। जब वेदर खराब होगा तो वो अपने शिप को कैसे बचाएंगे। दे इक्विप्ड एवरी वन विद लाइफ लाइन। उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट रखे होते हैं और अपनी अलग अलग लाइफ लाइन भी तैयार कर रखी होती है। वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं एंड लाइफ जैकेट होती है। लैरी एंड हर्ब वर्क चीयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिक। मगर जो लैरी है और हर्ब जो है वो बहुत खुशी से सब चीज़ों का सामना करते हैं और बहुत पॉजिटिव होकर सामना करते हैं। 3 डे ऑफ कंटिन्यू टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द शिप। और वो 3 दिन तक लगातार पंप चलाते रहते हैं और पानी शिप से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मैरी रिप्लेस द नरेटर एट अ व्हील व्हेन द डेक वाज स्मैश्ड। मैरी जो है क्या करती है, नरेटर को हटा देती है जब डेक स्मैश हो जाता है। एंड स्टेयर्ड द शिप, और शिप को खुद कोशिश करती चला। सी ऑल्सो सर्व देम मील आफ्टर 2 डे ऑफ स्ट्रगल। जबकि उसे 2-2 दिन के बाद खाना मिलता है। द नरेटर परफॉर्म्ड हिज रोल एज ए कैप्टन विद करेज। नरेटर इसमें एज ए कैप्टन की तरह हिम्मत से काम लेता है, रिपेयर कीमत से काम लेता है।
डिटर्मिनेशन रखता है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ही अंडरटुक रिपेयर वर्क एंड प्रोवाइड अपरेटस एंड डायरेक्शन नीडेड टू प्रोटेक्ट द शिप। वो शिप को भी रिपेयर करने की कोशिश करता रहता है। ही ऑल्सो हेल्प इन स्टीयरिंग द शिप टूवर्ड्स द आइलैंड, और वो शिप को भी आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। द चिल्ड्रन सफरिंग साइलेंटली एंड पेशेंटली, मगर जो बच्चे हैं इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। शी डिड नॉट वांट टू बॉदर हर फादर, शी डिड नॉट वांट टू बॉदर हर फादर विद हर ट्रबल। जो सी है वो अपने पापा को अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बताता है। जॉन एक्ट करेजियसली, जॉन बड़ी हिम्मत से काम लेता है। ही वॉज नॉट आफ्रेड टू डाई, वो कहता है हम मरने से नहीं डरते हैं, मैं मरने से नहीं डरता। इफ़ ऑल ऑफ देम प्रिसाइड टुगेदर, अगर हम सारे एक साथ हैं। तो ये स्टोरी में ये दिखाया गया है, जो बच्चे हैं वो बहुत हिम्मत से काम लेते हैं, जबकि उनके सामने भी उतना ज़्यादा खतरा होता है और वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 है आपका कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्ट मदर इन द वर्ल्ड वर्क एन अनपेड लेबर टू देयर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन विदाउट एनी थैंक्स फॉर इट। डू यू एवर डिस्कस द रेफरेंस ऑफ द मदर्स डे। ये चैप्टर मदर्स डे का है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें बोला है जो मदर्स होती हैं वो अपने परिवार के लिए फ्री में काम करती रहती हैं, जबकि कोई उनका हस्बैंड और उनके बच्चे उन्हें थैंक्स भी नहीं कहते। क्या आप इस बात से एग्री हो? इसका आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो इसका आप आराम से आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट है इन द लेसन बर्थ, बर्थ में से है डॉक्टर एंड्रयूज एबल टू पुट हिज पर्सनल प्रॉब्लम असाइड एंड गिव हिम एवरीथिंग in order to save his patient. What special quality of Dr. Andrew Manson are reflected in the lesson that you would like to imbibe and why? आपने जो चैप्टर पढ़ा है बर्थ, उसमें डॉक्टर एंड्रू जो है पूरी जी जान लगा देता है उस लेडीज़ की डिलीवरी कराने में, जबकि उसकी अपनी खुद की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर उन सब प्रॉब्लमों को भूलकर उस टाइम पे सोचता है कि किसी भी तरीके से जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए और जो बच्चा है और माँ दोनों क्या रहे, अलाइव रहे। तो आपने उसकी जो डॉक्टर एंड्रू है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटी जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और उस पूरे सीन के बारे में आपको लिखना है। तो चैप्टर 16 क्वेश्चन 16 में से ए या बी किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको आंसर चाहिए तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। और ये जो 11th क्लास का इंग्लिश का पेपर है इसकी ग्रामर का भी वीडियो बना हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे देख के अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि हम आपके लिए एक नई वीडियो बना पाएँ और इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करा जाए क्लास 11 का। तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, तभी हमें पता लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही प्रिपेयर कर देंगे।